अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। आज के विशेष मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं वीएलए अंबाला जी। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे देख रही हैं मैम, रिकवरी आएगी क्या आज? उम्मीद तो लग रही थी मुझे सुबह के सत्र में, थोड़ा सा बाजार ने डराया है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कह रहा है आज के बाजार को लेके? गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड सभी व्यूअर्स को, और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर करे कि आप सब लोग खुश रहे और ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल रहे। मैंने ग्रेजुअली समय के साथ ही होता है इसलिए बोला है। मार्केट आज की डेट में अगर हम देखें कि आज का क्या आउटलुक बनता है, मेरे लिए आज एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बन सकती है इंट्राडे पर। तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं और बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स भी मुझे नहीं लग रहे कि ट्रेड होंगे। एक और चीज, ये साल बहुत ही क्रूशियल ईयर है हमारे लिए, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर बहुत न्यूट्रल से व्यू अभी कुछ बना नहीं है, टू बी सिंपल वर्ड में। तो कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, एटीएफ्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर हम इसको देखें अपने इंडेक्स लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा रिटर्न की नहीं अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हुई हैं। तो अभी हमारे पास में थोड़ा सा कुछ सेशंस और हैं, एंड फिंगर क्रॉस्ड कि ये वाला साल जो है पॉजिटिव कैंडल बन के क्लोज हो जाए, तो सेंटिमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे आगे भी। टू बी स्पेसिफिक, आज के दिन में, आज के दिन की क्लोजिंग में जो देख पा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं 26,180 के अंदर, और डाउन साइड में हम लोग मुश्किल से 26,010 के अंदर इसी रेंज में क्लोज हो जाने वाले हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज ये रेंज ट्रेड तो होगी, लेकिन जो कैंडल बनेगी वो सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल बनने वाली है। तो अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यस। बट अगर स्विंग ट्रेड के प्लान कर रहे हैं तो बाय ऑन डिप लॉन्ग पोजिशंस को हम लोग कर सकते हैं हेज के साथ में। तो आज के लिए मतलब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, ये कह रही हैं आप? अगर 26,000 पर आ जाए तो, 26,000 पर आ जाए तो चलिए ठीक है। 26,010। और ऊपर की तरफ क्या रेंज देख रही हैं आप? 26,180। 26,180, 26,200 नहीं क्रॉस होगा। चलिए ठीक है। एक मैम, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर एफआईएस के नंबर्स देखें तो मतलब इवन पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि बीच बीच में कैश में ज़रूर जो है सेलिंग देखने को मिली, परसों के सत्र में भी देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, इंडेक्स ऑप्शन में ज़रूर थोड़ी सी बिकवाली रही, पर कैश को छोड़ करके हर जगह या तो शॉर्ट कवरिंग रही है या बाइंग रही है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये हम मतलब जाते जाते, हालांकि अब तो छुट्टी पर ही है ज़्यादातर एफआई, क्या अगले साल के लिए या जनवरी के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत हैं यहाँ पर? ये देखिए, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें तो चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर हो, स्टॉक ऑप्शन हो, सबकी में जो है बाइंग देखने को मिली। हालांकि कैश में 1700 करोड़ के आसपास की जरूर सेलिंग थी। ये बताता है कि शॉर्ट टर्म का प्ले अराउंड हो रहा है, और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अभी हैं जो किसी एक का नाम लेकर के वो नहीं करते, जेन स्ट्रीट वगैरह जैसी, लेकिन पीपल आर ट्रेडिंग इन आवर मार्केट, एंड ये एक ओपन ट्रूथ है। और अब इस दायरे से अगर आप इस डेटा के साथ में इसको देखें तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर 26,000 के आसपास आ जाए तो हमको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने हैं स्विंग के हिसाब से। ये मौका है। और अगर आपकी कैश में बिकवाली हो रही है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, अगर ये यहाँ पर आपको एक मूवमेंट या फिर बिल्डअप्स दिखते हैं, सिंपल बात की, अगर आपको वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग के थ्रू दिख रहा हो कि आप लॉन्ग पोजीशन जो शॉर्ट्स हमको कटे हो, ये भी दिखाता है कि आप ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप्स दिख रहे हैं, वो भी यही दिखाता है कि आप नए आप लॉन्ग है, मार्केट में बुलिश है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यस, इट इज गिविंग एन इनसाइट कि ये अपसाइड की मूवमेंट के लिए ही तैयारी है। तो हम भी अपनी तैयारी वैसे ही करेंगे कि अगला जो क्वार्टर है, जिसमें साल भी क्लोज हो जाएगा, ये दिसंबर अभी थर्ड क्वार्टर अपना कंप्लीट हो जा रहा है, तो अगले साल अगले क्वार्टर की तैयारी मजबूती के साथ में, मजबूती वाले व्यू के साथ में हम लोग करके चल सकते हैं। सो दैट्स द इनसाइट्स। और इसमें भी एक और चीज मैं एडिशन जरूर करना चाहूंगी, इसमें भी वो स्टॉक्स ना चुने जो आज की डेट में या तो ऑल टाइम हाई के आसपास हो या फिर ओवरबॉट हो। ऐसे स्टॉक देखिए जो कि निचले स्तरों पर हो, क्योंकि वहां आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल, एंड जो टाइम टेक होगा, जो टाइम लिया जाएगा उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के लिए, वो भी कम होगा, कम लगेगा। एक एग्जांपल दे देती हूँ,
पिछले सेशन में आपने तो कई बार उस स्टॉक के नाम लिए हैं, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, लिस्ट लंबी है, बट इरकॉन, आरवीएनएल आज भी देखिए पिछले सेशन में भी मैंने बोला था खरीद सकते हैं और आज भी लगभग 8-10% के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक्स चुनो सावधानी से, बस उतना ही कहना था। बाकी इंडेक्स लेवल पर आउटलुक जो है अभी भी पॉजिटिव है, एंड थैंक्स टू रिलायंस। और इस पर जो है ना अभी हम लोग अलग थीम में चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे मैम थोड़ी सी, क्योंकि लगातार आप तो हमारे साथ बनी हुई हैं और हम लोग हर सेकंड सेगमेंट जो है वो रेलवे डिफेंस को दे रहे थे और अब वो एक तरीके से पे करता हुआ मुझे लगता है दिखाई दे रहा है। कई सारों में आपकी रिकमेंडेशन भी रही थी और मुझे लगता है जिन लोगों ने राय मानी होगी उनके पोर्टफोलियो जो है अच्छे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन एक मैम जो सवाल आता है, शुरू के 8-10 मिनट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बाजार को और उसके बाद से फिर तो दिन भर शेयर ही डिस्कस करने हैं। जरा एक रिपोर्ट आई है उसको देखिए मैम, अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं महंगी है और ओमनी साइंस की एक रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक्स, वो सारे के सारे महंगे हैं और इसी वजह से ये चिंता बनी हुई है। निफ्टी 500 के 65% स्टॉक्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड है, जबकि करीब 35% शेयर ऐसे हैं जो कि फेयर हैं, मतलब वो भी मतलब ऐसा नहीं है, अंडर वैल्यूड नहीं है। निफ्टी 500 का पी रेशियो 24.4 गुना है, अनुमानित ग्रोथ जो है सिर्फ 11% के आसपास है। तो ये जो है टॉप 100 कंपनियों का लगभग पी जो है वो 23 के आसपास बता रहे आया है। मिड कैप में जो है पी जो है करीब 28.1 गुना। तो बहुत चिंताएं जो हैं वो जो है वैल्यूएशन को लेकर के है और अर्निंग ग्रोथ उसे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में बाजार का नई ऊंचाई को छूना क्या कैसे संभव हो पाएगा, या अगर छू लिया तो फिर क्या वहीं अटक जाएगा? इसको, इस रिपोर्ट पर आपकी कोई टिप्पणी रहेगी क्या? यस मैंने अभी शुरू में बोला था थैंक्स टू रिलायंस, रिलायंस आगे भी मजबूत रहेगा एंड बीइंग अ हैवी वेट ऑफ निफ्टी इंडेक्स और अदर भी, अगर हम थोड़े थोड़े अगर उन आउट परफॉर्मिंग अगर स्टॉक्स के जो इंडेक्स में रेस्पेक्टिव स्टॉक्स में इंडेक्स में जो हैवी वेट्स रखते हैं वो अच्छा मूव कर जा रहे हैं, तो हमारे निफ्टी 50 के लिए तो मेजोरिटी इट इज रिलायंस एंड इन माय ओपिनियन अ स्मॉल पुल बैक कुड बी देयर, लेकिन रिलायंस अभी भी मजबूत रहेगा। दैट विल लीड न्यू हाइज इन निफ्टी इंडेक्स। इसको अभी आप मार्केट के हाइज को आप ओवरऑल सेक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ से कंपेयर फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लीड हमको मिली है मार्केट में नए हाइज की, अभी जो पिछले मंथ्स में मिले हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ रिलायंस कंट्रीब्यूशन। सो ये दो तरह से आपको देखना है कि क्या हम बेंचमार्क इंडेक्स को लेकर के कोई पोजीशन ईटीएफ्स वगैरह में बना सकते हैं? नो, क्योंकि सभी स्टॉक्स एक जैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यू कुड सी अ वैल्यू बाइंग इन सच स्टॉक्स, जो रिपोर्ट ने भी यहां पर इंडिकेट किया है कि वैल्यूएशन इज ऑलवेज अ कंसर्न एंड इट विल बी, एंड it will lead continuous outflow of FIIs from our cash market, क्योंकि वैल्यूएशन पर कंफर्ट नहीं आएगा तो जो मार्केट्स में, चाहे वो एशिया मार्केट के दूसरे जगह है क्यों ना हो, वहां पर पैसा आउटफ्लो होता रहेगा। दैट्स माय ओपिनियन एंड दिस इज वेरी वेरी लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अनदर 6 मंथ एटलीस्ट। अगर कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ तो ये पूरे 26 में भी हम कुछ बदलाव देखेंगे, अदरवाइज 26 जून तक तो ये मुझे लगता है कि आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो सेंटीमेंट है, एक्सपेंसिवनेस ऑफ द मार्केट, पैसे को हमारी मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, कैश मार्केट से बाहर ले जाती रहेगी। दैट इज वन थिंग। नाउ हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ, यू नो आपके लिए इसमें क्या टेक्स होंगे, हाउ यू गोना टेक केयर विद योर पोर्टफोलियो विद दीज सिनेरियोज? आपको वैल्यू बाइंग स्टॉक्स ढूंढने हैं। यू ट्राई टू बाय सच स्टॉक्स जो कि सस्ते हैं प्राइस पर, वैल्यूएशन पर, पीर्स पर एंड कंपैरेटिवली अगर उनकी अर्निंग्स अगर उतनी महंगी नहीं दिख रही है आपको, अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, देन अवॉइड बाइंग एक्सपेंसिव स्टॉक्स। तो ये स्ट्रैटेजी अगले पूरे साल बेहतर काम करेगी, पहले भी करती है। तो जहां पर आपका इंडेक्स एक बहुत ही म्यूटेड से या फिर 5-6% के गेन की तैयारी में है मिनिमम, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो वो अलग बात है, 12% तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं, आपको वो चुनने हैं। तो इंडेक्स लेवल पर थोड़ा सावधानी बरतिए, लेकिन स्टॉक्स में सेलेक्टिव हो जाइए। चलिए ठीक है मैम, ये भी बात मान लेते हैं आपकी, स्टॉक्स में सिलेक्शन जो है कोई भी शेयर जो है वो खरीदिए नहीं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, कोई भी शेयर मत खरीदिए। हाँ, क्या करें? हाँ, यस, कोई भी ऐसे ही नहीं खरीदी। आपकी भावनाओं को समझ गए थे मैम कि मतलब शेयर को देख करके, चुन करके, समझ करके
फिर खरीदिए, कोई भी शेयर मत खरीदिए। ये सलाह जो है अंबाला जी की यहाँ पर निकल के आई है। चलिए, थोड़ी सी गतिविधि जो है बाजार की निफ्टी में जो है वो देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है फिर से 26,100 को छूने की, कभी नज़दीक कभी दूरी। निचले स्तरों से करीब 20-25 पॉइंट की अब रिकवरी देखने को मिल रही है। 2694 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। मेरी उम्मीदें 26,200 की हैं, मैम की 26,100 की। अब क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे कि बाजार कहाँ पर आकर के रुकता है और क्या जो है, क्योंकि अब समस्या ये आ रही है मैम कि अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो क्या मतलब उस एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए भी क्या हम 26,300 को मजबूती के साथ तोड़ते हुए नया हाई लगा पाएंगे? और ऐसा होता है तो वो जनवरी के लिए 2026 के लिए एक अच्छा संकेत जाएगा। हालांकि वो साइकोलॉजिकली है, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक जनवरी की शुरुआत के लिए कम से कम एक संकेत के तौर पर एक सांकेतिक बढ़त अगर मिलती है तो वो सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आज और अगले हफ्ते की जो 2 कारोबारी सत्र हैं उसके अंदर। तो एक्सपायरी भी है अगले हफ्ते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है अगले जो 2-3 सत्र बचे हुए हैं उसको लेकर के भी। कुछ एक काउंटर्स पे बात करते हैं। काफ़ी लोगों की टिप्पणी मैम आई है आपके लिए और बधाई संदेश भी लगातार आ रहा है मोदी रबर के लिए। ये मतलब क्या आपने मतलब खा के बोला था उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था, या फिर आपने शेयर को क्या पिला दिया? मतलब वो 2 दिन में तो काफ़ी धुआंधार रैली रही और जो है 165, ये तो दूसरा टारगेट भी 160 का था शायद, दूसरा टारगेट वो भी क्रॉस हो गया ना, दूसरा टारगेट था। मैम कैसे किया आपने, मतलब जो है बताइए, 108 से 163 2 कारोबारी सत्र के अंदर, तीसरा कारोबारी सत्र है ये, और 8% की तेज़ी। अब ये तूफ़ानी रैली में, ये मैं कल के शो में, परसों के शो में, हर जगह रात में कमेंट आते थे कुछ लोगों के कि भाई अब मोदी रबर में पूछिए अंबाला जी से क्या किया जाए। अब बताइए क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें? कि रुको अभी मत बुक करो, अभी सेकंड हो गया है, थर्ड भी हो गया है, सो बी स्मार्ट। आपको 3-4 दिन में 50 से 55% का ये गेन है, आपको मिला है। सेकंड डे भी आए होंगे तो भी आपको 30-40% गेन मिला है। बी स्मार्ट, ट्रेलिंग करो और वो ट्रेलिंग आपकी कम से कम 140 रुपए पर होनी चाहिए। सो इन माय ओपिनियन ट्राई टू सिक्योर योर प्रॉफिट, ताकि, और ये 140 मैंने इसलिए बोला है ताकि आप मिनिमम 1 साल में जो रिटर्न मिलता है, जनरली जो एक्सपेक्टेशन रहती है एक नॉर्मल ETF से, मिड कैप वगैरह स्मॉल कैप से, तो उतनी प्रॉफिट आप सिक्योर करेंगे। 140 शुड बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड होल्ड, पुल बैक एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 150 पर आ जाए। तो दोबारा जंप इन मत करिए, दोबारा जंप इन करने से मुश्किल जा सकती है। हो सकता है कि स्टॉक फिर वापस से ट्रेलिंग निकालने के बाद वापस से 130-120 पर आए। सो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। अगर आप इस तरह के हाई बीटा स्टॉक्स को, जो कि कम समय में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उनकी चाल भी वैसी ही रहती है। वो स्टॉक कम समय में चले हैं तो कम समय में गिरने की भी उनकी नेचर है, आप उसको समझ के काम करिए। हालांकि अगर मैं स्टॉक के, और 160 रुपए का टारगेट मैंने दिया था, एक व्यू रखा था 3-4 महीने का, 3 दिन में हुआ, इट्स अ लक। ये हमेशा ऐसे नहीं होता, तो इस प्लीज चीज को आप क्लैरिटी से ध्यान में रखें। रही बात 140 के ट्रेलिंग के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो टायर या सेकेंडरी मार्केट में जितने जितने इसका मैं एक लॉजिक समझाती हूँ आपको कि क्यों ऐसा मैंने लगा कि मुझे यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट बनेगी। इसके पीछे का मेरा रैशनल क्या था। बहुत सारे अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो फिटनेस, ऑटो फिटनेस, व्हीकल फिटनेस का जो टेस्ट है वो शायद पहले 15 साल था, उसको शायद घटा करके 10 किया गया। तो इस नजर से भी अगर आप देखें तो आपके जो मार्केट में जो रिसाइकलिंग वाली जो कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा, टायर स्पेसिफिकली या टायर रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो उस समय जब टायर स्टॉक्स चल रहे थे, देन आई थॉट कि कुछ प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ है क्या मार्केट में। आई फाउंड दिस मोदी रबर, वैल्यूएशन पार्ट पर, कंपनी के साइज के पार्ट पर मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था। सो ऐसा हर बार नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखिए, ना मुझसे, ना अपने आप से, ना किसी स्टॉक से। नहीं, लेकिन उम्मीदें तो बढ़ गई हैं आपसे मैम। अब मतलब जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ गई है, क्योंकि अब लोगों के कमेंट आपको देख के आने लगेंगे, आप इस मंच पर हो या बाकी जगहों पर भी आप जाएंगी, तो ये जो मोदी रबर है ये आपका पीछा करेगा कि मतलब मैम ने सिर्फ मोदी रबर नहीं है विपुल जी, फिर ऐसे बहुत सारे पर इस तरह के शेयरों, मतलब इस तरह का मोमेंटम कि 2 दिन में 50% वाले
कम रहे हैं। जनरली नहीं होते। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ। और ये इस पे जिस तरह की टिप्पणियां आई, इसका मतलब लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बड़े स्टॉक्स पे व्यू देते हैं, बीएल को लेकर के बहुत लोगों के व्यूज आपको मिल जाएंगे। मोदी रबर पे सिर्फ मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत सारे अखबारों को और टीवी चैनल्स और डिजिटल चैनल्स देखते रहते हैं, कहीं और चर्चा सुनी नहीं थी, तो इसलिए वो जिम्मेदारी आपकी हो जाती है फिर वो। तो इस तरह के शेयरों को ढूंढते रहिए जो छुपे रुस्तम हो। हाँ, छुपे रुस्तम वाले। अच्छा, एक और है, एक छुपा रुस्तम है अभी सामने। अच्छा, तो इसको हम अपने सेगमेंट में ले लें, अपने सेगमेंट में लेते हैं तो फिर। हाँ, तो एक 2 मिनट रुक जाइए, उसमें लेंगे तो फिर मुझे लगता है ज़्यादा लोग देखेंगे, उसको हम अलग से अपलोड भी करते हैं। तो उसी जात के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पहला स्टॉक जो है वो रहेगा। 1-2 शेयर दर्शकों की टिप्पणियों पे ले लेते हैं मैम। पहले जो है ये परंपरा जो रही है, गौरव त्यागी जी बहुत देर से गेल को लेकर के पूछ रहे हैं कि सर गेल 180 पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए, 500 शेयर हैं, क्या टिप्पणी रहेगी। एक और सरकारी कंपनी, चलता थोड़ा धीमा है और इधर कुछ ज़्यादा धीमा चला है, 10 रुपये के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस से नीचे है। क्या करें, शांति के साथ बने रहे क्योंकि डिविडेंड तो मिलेगा ही इनको। डिविडेंड तो बस आपने जो बात हाईलाइट कर दी है वो वर्थ है, मतलब उससे शांति मिलनी चाहिए। एंड एक और चीज मैं उस चीज को हाईलाइट करने भी जा रही थी कि ये जो पीएसयू स्टॉक्स में जो हम वापस से बाइंग देख रहे हैं या फिर हाई डिविडेंड स्टॉक्स में जो हम वापस से बाइंग देख रहे हैं, वो इसलिए भी है कि क्वार्टर कंप्लीट होते आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था, आप चार्ट्स देखेंगे समझ में आएगा सभी को कि जैसे जैसे क्वार्टर कंप्लीशन के आसपास चलता है, कुछ दिनों कुछ हफ्तों के लिए हाई डिविडेंड स्टॉक्स में बाइंग चलती है। दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। तो वही कुछ हम अभी भी देख रहे हैं। नाउ गेल 171 के आसपास में है, बने रहिए। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा और प्लान कर सकें तो मैं एक लेवल सुझाव देती हूँ आपको कि आप 160-62 इसके आसपास अगर आपको मिले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की कोशिश करें। अगर आ जाए तो आई एम नॉट सेइंग कि आ ही जाएगा, लेकिन चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका 156 का रखिए इन एनी केस, चाहे आप जैसे आपकी पोजीशन है वैसे ही रख रहे हो या एडिशन कर रहे हो। सो होल्ड करिए, अगर पैसा है लगा सकते हैं तो ही एडिशन करो, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं। एज फार एज अ टारगेट कंसर्न, 184 से लेकर के आप यहाँ पर 195 के टारगेट प्रॉफिटेबल एग्जिट का वेट कर सकते हैं। इट मे टेक अनदर 3 to 4 months टू चेज दीज वंस। ठीक। इस बीच राजू भाई सवालिया करके कुछ नाम है, राजू भाई सवालिया, और कह रहे हैं कि मोदी रबर अभी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक और दर्शक थे, स्टडी करके थे, उन्होंने शायद पहले से लिए हुए थे और वो कह रहे थे कि मैम से एक बार डिस्कस कर लीजिए। सर देखिए, आप लोगों की टिप्पणियाँ पढ़ने से पहले मैंने डिस्कस कर लिया, मुझे पता रहता है आप लोग मन में चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोगों की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते जो है ना थोड़ा सा अनुभव हो जाता है। यस मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी। हाँ नहीं, मोदी रबर अभी मत लो, बहुत महंगा है। मतलब हर दिन 20% के सर्किट लग रहे हैं, मेरी नजर में महंगा है ये अभी। थोड़ा है। और दूसरा शेयर अभी ले रहे हैं मैम से, 2 मिनट और रुक जाइए, 1-2 टिप्पणी और ले लें, उसके बाद से ले रहे हैं। मैम एक सवाल बेलराइस को लेके काफ़ी लोगों ने किया है, शॉर्ट टर्म के लिए लोग जानना चाह रहे हैं। एक स्ट्राइकर जी हैं, इनका नाम ही ले लेते हैं, और वो शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं बेलराइस को लेकर के। ये भी बीच में एक रैली थोड़ी सी चली थी, आज भी 2.25% ऊपर है, बीते 4-5 दिन में 9-10% चल चुका है। तो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए इनको कहाँ बुक करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखनी चाहिए? बेलराइज में आई शुड से दिस कि आई मीन आप ट्रेलिंग कर लीजिए, पूरा तो बुक मत करो अभी। आपका 162 अगर आपका बाइंग प्राइस मैंने मिस कर दिया, बट अगर आपका बाइंग प्राइस 169 मैम, 169, 10 रुपए बन रहे हैं इनके। ओके 169, 8 रुपए बन रहे हैं, सॉरी 10 रुपए नहीं, 7 रुपए। बुक कर लीजिए, आज बुक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा एंट्री के बारे में मौका मिलेगा। बिकॉज मेरी नजर में 165 वगैरह 160 वगैरह आएगा, तो फिलहाल बुक कर लीजिए, फिर से देखते हैं फिर कभी इसमें दोबारा जब एंट्री बनेगी। ठीक है, एक बार के लिए बुक कर लीजिए सर, दोबारा एंट्री बनेगी दोबारा कर लीजिएगा। 220 पे इन्होंने संदूर लिया हुआ है। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है मैम आपके लिए, और उसके बाद से आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। तो एक संदूर पे 220 पे लिया हुआ है, 240 के आसपास पहुंच रहा है, क्या करना चाहिए? एक काउंटर और था, मिस हो गया मुझसे, मैं अभी अगर कोशिश करता हूँ, अगर दिख गया तो मैं पूछ लूँगा आपसे क्या करना चाहिए। हाँ, वो ग्रीव्स कॉटन को लेकर के एक हमारे दर्शक थे, कह रहे हैं आज तक मेरा सवाल नहीं लिया, मतलब आजकल मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, ले लिया सर,
ग्रीव्स कॉटन पे मैम जरा बोल दीजिए कुछ, क्या करना चाहिए अभी? इनका सवाल पहले मिस हो संजय गया जी। मैग्नीज देख लेते हैं, विच इज 244। मेरा टारगेट जो मैंने आप लोगों को दिया है 220 205 की बाइंग से वो 270 का है। 205 पर भी बाइंग कराई थी, 220 पर भी कराई थी, बट दोनों के लिए ही टारगेट 270 है। सो वन कैन वेट फॉर दैट, अभी भी इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ट्रेलिंग जरूर बोलूंगी कि अब यहाँ पर ना 227 रुपए का ट्रेलिंग लगा के ही होल्ड करो। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करिए। वापस अगर आपकी बाइंग ट्रिगर होती है, दो टाइम लगेगा उसको, इन माय ओपिनियन पहले टारगेट हिट कर सकता है। तो अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना है इसमें, ऊपर के लेवल पर है क्योंकि, और 270 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। ट्रेलिंग जो है, जो पहले से आए हुए हैं इसमें 227 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, प्रॉफिट ट्रेलिंग मेंटेन करिए। नाउ यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन, यस, ग्रेव्स कॉटन जो अभी 189 के आसपास में है, 190 के आसपास अभी चल रहा है। इन्होंने 210 पे लिया, इनका नाम मिल गया है, सर्वांश जी हैं। 210 के भाव पर शॉर्ट टर्म का व्यू है, 1000 शेयर हैं और कह रहे हैं कि अंबाला मैम विपुल सर को गुड मॉर्निंग, प्लीज कभी ग्रीव्स कॉटन पर भी बात कर लीजिए जी। जी, बात हो रही है, तो आप इसमें ना बने रहिए, आपको एग्जिट मिल जाएगा। बट इफ योर फंड्स और योर रिस्क एपेटाइट अलाउज योर टू ऐड समथिंग इन इट, तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर पाएंगे क्या? अगर उसका जवाब हाँ है तो थोड़ा सा एडिशन करने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आपको 185 के आसपास, 185 के आसपास ये थोड़ा बहुत एडिशन आपसे डिमांड कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है प्राइस पर, सो दैट आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सके। बिकॉज जो पॉसिबल टारगेट मुझे यहाँ पर दिखते हैं, आपने शॉर्ट टर्म बोला है इसलिए 212 तक ही है, तो 212 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। दूसरा टारगेट आपको 235 स्ट्रेस्ड है, वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, वो मिड टर्म व्यू में आपको मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ इसको चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं। विद स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 170 का, इससे ज्यादा नीचे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो करंट प्राइस पर थोड़ा बहुत एडिशन करके आप एक प्रॉफिटेबल एग्जिट इसमें प्लान कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेगमेंट। फटाफट आगाज करते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। वो स्टॉक जो गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स जो कि किसी खबर के चलते या तो बहुत तेजी में है या फिर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा हमारी जो चैट बॉक्स है उसमें कौन से ऐसे शेयर हैं जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, कुछ शेयर वहाँ से भी उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगाज़, लेकिन आगाज़ आज करेंगे अंबाला मैम के साथ, अंबाला मैम के शेयर के साथ। अंबाला मैम बताइए, जो आप शेयर बताने वाली थी, मोदी रबर का रिप्लेसमेंट। जी, रिप्लेसमेंट नहीं है, उसमें उतनी जगह नहीं है, बट एनडीटीवी जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है अभी 94 के आसपास में है। पहले भी मुझे याद है रेकमेंड किया था 80 टू 80 के आसपास में, 82 के एग्जैक्ट 82 पर, और उस समय आपके हर्ष जी थे, ठीक है, तो आपके शो में भी वो आया है। अब वापस से उसमें क्योंकि एक मौका फिर बन रहा है, फिर से एंट्री बन रही है, तो 94 के आसपास 94.17 चल रहा है अभी, एंट्री बनती है इन माय ओपिनियन। एंड फॉर द टारगेट्स हम लोग आराम से यहाँ पर एक 6% का 7% का पहला टारगेट जो कि 100 पर है, वेट कर सकते हैं। इसके बाद सीधा अगर वी कैन ट्रेल, अगर हम ट्रेल कर पाए तो 112 रुपए के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। मोदी रबर जैसा मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अपसाइड की पोटेंशियल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर देख रही हूँ। रही बात स्टॉप लॉस, यहाँ पर 83 रुपीज का एक स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा बड़ा है पहले टारगेट की अपेक्षा, तो थोड़ा रिस्क को समझ के काम करिए। 94.27 न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी जो है मीडिया शेयरों पे इधर हमने देखा भी है, थोड़ी हलचल बढ़ी है खासतौर से, मतलब हालांकि इसका लेना देना नहीं है, लेकिन हमने देखा जब से ये धुरंधर फिल्म का बिजनेस बढ़ा, उसके बाद से प्राइम फोकस जैसी कंपनियां, पीवीआर में, मीडिया इंडस्ट्री में भी, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिल्मों के साथ साथ इन शेयरों में भी तेज़ी आनी शुरू हुई और अब जो है 94.49 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जो 100 रुपये का पहला लक्ष्य है उस तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पे नज़र रखिए, 5-6 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 100 रुपये अगला टारगेट, उसके बाद जो है वो 112 रुपये का होगा। मैम, ये जो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम आपने सेट किया हुआ है एनडीटीवी के लिए? 4-5 हफ्ते का एक व्यू है। अगर आप 135 को चेस कर रहे हैं, देन यू कैन होल्ड इट फॉर अनदर मैक्सिमम, उससे ज्यादा होल्ड भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली। एक क्वार्टर का आप समय दे सकते हैं, तो डिपेंड करते हैं कि आप टारगेट क्या देख रहे हैं। तो पहला टारगेट तो शायद आपको मोमेंटम, क्योंकि बहुत अच्छी प्राइस एक्शन पर ये भी है, तो जल्दी मिल सकता है, बट सेकंड एंड थर्ड टारगेट मे टेक टाइम, मे बी मैक्सिमम फिर भी एक अगर आपने पूछा है तो आप 2-3 हफ्ते से लेकर के आप इसमें मैक्सिमम 7-8 हफ्ते का व्यू लेकर के चलिए, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना समय लगेगा नहीं, जैसा जो रफ्तार इसने पकड़ी हुई है। 95.38 रुपये का भाव स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा सा 2% की तेजी अब आ गई है।
₹95.42। तो अब जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर तेज़ी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ₹100 के आसपास का टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट है, उसको फिर ट्रेल कीजिए और ₹112 तक के लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं आपके लिए। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर एनडीटीवी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से और ज़्यादा जब तेज़ी बढ़ेगी तो या फिर यहाँ पर कोई जो है अनयूजुअल मोमेंटम रहेगा तो भी स्क्रीन पर देखकर हम दोबारा आएंगे इसको, या फिर अंबाला मैम की एक कॉल है, अंबाला मैम यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट को रिवाइज करना चाहें तो भी हम इसको लेकर के स्क्रीन पर दोबारा लाएंगे। अब 94 से ₹96, ₹2 का मोमेंटम यहाँ पर इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है। ₹96.48। अब 3% से ज़्यादा की तेज़ी एनडीटीवी के शेयर में आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो आपका विश्लेषण और दूसरा बोनस का मंच, ये दो का जो मिश्रण है वो कुछ ज़्यादा ही क्रांति जो है इस शेयर के अंदर अब लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 9650 पे अब पहुंच चुका है, 3% की तेज़ी। मतलब एनडीटीवी मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम वाला शेयर है, तो इस तरह का मोमेंटम जो है कम देखने को मिलता है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ ₹100 के नज़दीक धीरे धीरे करके पहुँचता और 97 का लेवल क्रॉस कर गया। वाह अंबाला मैम, मुझे लग नहीं रहा है कि ये मतलब ये 4 हफ्ते 3 हफ्ते, ये आपने पिछली बार भी कहा था इतना लंबा समय लगेगा। तो चलिए यहाँ पे रहेगी हमारी नज़र। अब ₹97 का लेवल भी क्रॉस हो चुका है, तो रखिए यहाँ पर नज़र। 3.5% से ज़्यादा, 3.25% के आसपास की तेज़ी, 4.25। चलिए अब हमारे साथ चंदन जी भी जुड़ चुके हैं। शानदार मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ। चंदन सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे पहले वेबिनार पर, इससे पहले कार्यक्रम, अलग अलग इवेंट पे आपसे बातचीत हुई। पहली बार इस मंच पर लाइव जो है कार्यक्रम आपके साथ हो रहा है, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और सबसे पहली टिप्पणी आपकी जो है वो मार्केट पे एक जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर इस समय बाजार को, खास तौर से न्यू ईयर से पहले क्या हम उम्मीद कर सकते हैं न्यू हाइस की? आपको लग रहा है कि अभी नेक्स्ट वीक जो है 2 ही कारोबारी सत्र हैं और उसमें मंथली एक्सपायरी भी है सर? जी विपुल जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से आभार कि आपने इस मंच पे आमंत्रित किया। और सही बताऊं, आपसे पिछले 2 इवेंट में, एक वेबिनार और एक इन पर्सन मिलने का मौका मिला और काफी शानदार चर्चा रही। होटल ललित में जो इवेंट हुआ था सेंसेक्स वर्सेस सोना, काफी शानदार चर्चा हुई थी वहां पे। और कहीं ना कहीं हमने जितने भी निवेशक है उनको ये बताने का प्रयास किया कि बाजार में आपको डाइवर्सिफाई रहना पड़ेगा, बाजार में इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। और हमने एक एफएनओ महाकुंभ भी किया, उसमें काफी जान आपने लगाई थी और काफी लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। तो इन सब एक बेहतरीन कार्य करने के लिए आपकी पूरी टीम को और आपको तहे दिल से आभार, साधुवाद। और आपको, आपकी पूरी टीम को सर क्रिसमस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और सेंटा जी जो है इस बार 2026 में झोलियां भरे पोर्टफोलियो में, ये एक्सपेक्ट करते हैं सर। और जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर फेस्टिव सीजन की ढेरों शुभकामनाएं। पिछला साल काफी शानदार रहा उनके लिए जिन्होंने स्टॉक पिकिंग किया। हमें लग रहा है ये साल भी शानदार रहेगा। बट यस, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एसेट एलोकेशन जरूरी है। और सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो पिछले 2 दिनों से बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड है। मैं 2-3 तथ्यों पे चर्चा करना चाहता हूं। पहले तो जो इंडियन मार्केट का इंडिया विक्स है वो 9.15 है, यानी कि हिस्टोरिकल लो लेवल के आसपास है। यूजुअली वोलेटिलिटी इंडेक्स और निफ्टी का नेगेटिव कोरिलेशन होता है 85-86%। ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में कोई बड़ा ग्रीड एंड फियर है नहीं। तो इसके चलते बाजार में कोई भी डिप्स आता है तो खरीदारी में तब्दील हो जाएगा, बट साथ में इस कंडीशन में बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे। और हमने देखा है जब भी विक्स लोअर लेवल पे रहता है बाजार में डिप्स में खरीदारी आ जाती है, बट सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करें तो हमारा मानना है कि जब तक निफ्टी इंडेक्स 25,800 25,850 के ऊपर होल्ड करता है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। धीरे धीरे इंडेक्स 26,325 26,350 तक के टारगेट को छूने के लिए तैयार हो रहा है। अब हम बड़ी चर्चा करें यदि, क्योंकि हमारा मानना है कि काफी दर्शक है वो अपना रेजोल्यूशंस भी बना रहे हैं कि 2026 में क्या करना चाहिए। उनके लिए व्यू यही है कि इंडेक्स जब तक 25,500 होल्ड करता है, ऊपर में हमारे 27,500 तक के पोजिशनल टारगेट है। और जहां तक बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बैंक निफ्टी पिछले लगभग 30-32 दिनों से दायरेबंद कामकाज कर रहे हैं। 58,500 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है ऊपर में 60,000 60,115 जो इसके ऑल टाइम है वो छूने चाहिए। तो इंडेक्स में स्लो एंड स्टडी मूवमेंट रहेगा और हमारा मानना है सिलेक्टिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसा कि फाइनेंशियल हो, कैपिटल मार्केट हो, ऑटो थीम हो या फिर मेटल माइनिंग काउंटर हो। चलिए हमारा ये सेगमेंट है, हम बात कर रहे थे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर, अब उसी पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले
अंबाला जी ने ये 94 रुपए पे कॉल दी थी और ये टारगेट पूरा हो गया। क्या धुआंधार रैली रही है पिछले 7-8 मिनट के अंदर, जो है 100 रुपए का लेवल इसने क्रॉस किया। 94 की कॉल थी। और मैम अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अगले टारगेट के लिए आगे बढ़ना चाहिए? हालांकि 6-7 रुपए बन गए इंट्राडे में। इंट्राडे क्या मतलब, इंट्रा आवर में बन गए, क्या करें? बने रह सकते हैं अभी, बट जो स्टॉप लॉस पहले बड़ा था उसको चाहे तो आप 91 पर ला करके ट्रेल कर दें। मैं इसका चेक कर रही थी कि आज इसका अपर सर्किट लेवल क्या है, क्या लग सकता है क्या। तो मोमेंटम, प्राइस एक्शन, प्राइस की पोजीशनिंग, सेक्टर, इन सबको अगर मैं एक साथ देखूं तो ये मोमेंटम कुछ और दिन बना रह सकता है। सो इफ यू कैन मैनेज, आप 91 का एक ट्रेडिंग लगाइए, क्योंकि उतनी वो डिमांड कर रहा है। मतलब 94 पर मुझे नहीं लगता आप इसमें ट्रेडिंग में रुक पाएंगे। तो 91 का ट्रेडिंग रखो और थोड़ा और वेट कर लीजिए। थोड़ा सा जगह और दिख रही है जो इसमें बन सकती है। सो या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी लगाइए कि आप 60% पैसा ने जो भी लगाया है फॉर दैट मैटर, आप 60% के लगभग बुक कर लीजिए एंड बाकी को आप होल्ड कर लीजिए। अभी इसमें मौका मुझे और लग रहा है, मोमेंटम है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, आई मीन है जगह। ठीक, तो ये मतलब जो है आप देखिए अच्छा खासा मोमेंटम और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 100 रुपए का पहला टारगेट दिया था, लेकिन आप चाहें तो 50-60% प्रॉफिट बुक करें जो लोग हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसको फॉलो करें। चलिए फटाफट ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। तो आज का पहला जी मैम कुछ कह रही? एक मिनट दीजिए, एक टिप्पणी और। चलिए अच्छा ठीक है, पहले आप बोलिए। नहीं ठीक है। तो सर मैं जानना चाह रहा था, अभी हाल ही में जो जिस तरीके से मोमेंटम ओला को लेकर के देखने को मिला, आपके पास भी क्वेरीज आ रही होगी, बहुत सारे निगेटिव मोमेंटम, एक सेंटिमेंट बना हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में लोअर लेवल से जो रिकवरी आ रही है उस पर बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। आपका व्यू क्या है? और आज की जो तेज़ी है, इनको जीएसटी से पीएलआई स्कीम से जो है करीब 450 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो मिली है। आज हम देख रहे हैं कि 3-4% ऊपर है। क्या ये रिकवरी कुछ दिन सस्टेन करेगी या फिर ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है? आप कैसे देख रहे हैं इस मोमेंटम को, कैसे प्ले किया जाए? और जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई स्ट्रेटजी रहेगी क्या? बिल्कुल, देखिए जहां तक न्यू एज बिजनेस की बात करें तो न्यू एज डिजिटल गेटवे वाले जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। चाहे आप पेटीएम की बात करें, स्विगी की बात करें, एटर्नल की बात करें या फिर जो दूसरे काउंटर है। बट ओला थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मल्टीपल रीजन है उसके। वाईटीडी बेसिस पे ये काउंटर 50% ज्यादा की गिरावट देखने को मिला है। मिड सितंबर में यहाँ पे रिकवरी आई थी, बट 70 रुपए से लगातार धीरे धीरे ये 33 रुपए तक गया था, 30 रुपए तक गया था। अभी पिछले एक वीक से रिकवरी है, बट यहाँ पे कंसर्न ये है कि प्रमोटर्स ने कुछ यहाँ पे स्टेक सेल किया, उसके चलते सेंटिमेंट बनता नहीं है और बाजार को क्लियर विजिबिलिटी चाहिए, उसके चलते यहाँ पे बड़े मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहे। तो अग्रेसिव स्टेंस तो नहीं रहेगा। जिनके पास है उनको तो यही सलाह रहेगी कि मेजर कोई बाउंस आए तो निकले, क्योंकि काउंटर का ट्रेंड है वो बिगड़ चुका है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बने, बट यह शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है बाउंस बनेगा। जिस हिसाब से वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक निगेशन बन रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे 34 का सपोर्ट रहेगा और उस 34 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 41, 42 के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए, तो अभी अगर सर आज बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ा रखें, क्योंकि ध्यान रखें मेजर ट्रेंड नेगेटिव है बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिकवरी की दिखा रहा है। तो 34 के सपोर्ट से आप 40-41 तक की रिकवरी की बात कर सकते हो। इंट्राडे यदि आपको ट्रेड लेना है तो 3750, 38 तक के स्विंग भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है सर। मैम आप जी, मैम अगली कॉल आपकी जी। वीएसटी इंडिया है, वीएसटी इंडस्ट्रीज है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, हाँ जी, 255 सिन प्रोडक्ट्स जो अभी थोड़ा टैरिफ वगैरह भी बढ़ा था, तो उसके चलते स्टॉक्स, मुझे लगता है कि जो इसकी गिरावट की पॉसिबिलिटीज थी फॉर द शॉर्ट टर्म टाइमिंग वो हो चुकी है। एंड अभी इसको 255 के आसपास खरीदना चाहिए फॉर दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ से जो टारगेट बनते हैं, एक हो सकता है न्यू ईयर के आसपास, नए साल में वो टारगेट जल्दी हो जाए। तो 285 से लेकर के 330 तक के टारगेट्स इसमें बनते हुए लग रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो हमको मेंटेन करना है वो 215 का है, 215 रुपए का है। एंड
1.15 के 1.5 गुना के आसपास तक का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि बन जाएगा। तो आप जो भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढ रहे हैं, इसको लोअर लेवल पर खरीद करके वो एक देखा जा सकता है वीएसटी इंडस्ट्रीज। और ये कंपनी के स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो सिन प्रोडक्ट जैसे कि तंबाकू वगैरह का इसका मेजर काम है। ठीक, अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 0.25% की बढ़त 256 रुपये 25 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 215 का, और यहाँ पर टारगेट जो है वो जो है दिए गए हैं 285 पहला और 330 दूसरा टारगेट। मैम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा मतलब संतुलन ठीक लग रहा है आपको? 30 रुपये ऊपर का अगर हम लेकर के चल रहे हैं टारगेट, पहला टारगेट की बात कर रहे हैं, और नीचे का जो स्टॉप लॉस हमारा है वो करीब करीब 40 रुपये नीचे है, तो इस पर कोई टिप्पणी आपकी? पहला टारगेट लगभग मतलब 30 और 40 के, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 अगर हम सेकंड टारगेट के आसपास देखें तो फेवरेबल बनेगा। एंड इन माय ओपिनियन सेकंड टारगेट इज लाइकली, तो मतलब अवॉइडेबल नहीं लगता ये मुझे, थोड़ा सा रिस्क है बट अचीवेबल लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है, जिस तरह का प्रदर्शन आपका चल रहा है मैम अचीवेबल तो बिल्कुल लग रहा है। 258 का भाव आ गया, 1% ऊपर हो गया अब, तो शानदार प्रदर्शन। यहाँ पर भी रैली जो है आनी शुरू हो गई है। 285 का पहला टारगेट, 330 का दूसरा, 215 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि जो है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक ही एक्सपर्ट ने दिए हैं, तो सिर्फ लक्ष्य पर फोकस ना करें, स्टॉप लॉस भी अवश्य ध्यान में रखें आप लोग। अब 258.50 का भाव, और जैसे ही यहाँ पर कोई दूसरा अनयूजुअल मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा तेजी या मंदी की तरफ, तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन किया आता है तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो आज की दूसरी कॉल, एक पे तो टारगेट हिट हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज पे नज़र रखिए। 285 का पहला टारगेट है यहाँ पर, और 330 रुपये के लक्ष्य दूसरे हैं यहाँ पर। 215 का स्टॉप लॉस, अब 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के आते हैं स्क्रीन पर दोबारा, लेकिन अब चलते हैं अगले आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि आज का ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है डिफेंस रेलवे को लेकर के, लेकिन वो हमारी आज की सेकंड थीम है तो उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। लेकिन अगला जो स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है, हालांकि गतिविधि कोई खास नहीं है लेकिन ट्रेंड में है सर, वो है सुज़लॉन। बहुत टाइम से जो है अब सुस्ती में ये पड़ा हुआ है, लेकिन गूगल के ट्रेंड में ये आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण मुझे भी नहीं पता, क्योंकि खबर भी मुझे कोई ऐसी दिख नहीं रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? काफ़ी समय से क्रेंज में फंसा हुआ है, और टूटेगा, कब आएगी रिकवरी, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में लोअर लेवल पे भी है और बहुत हायर लेवल पे है। चंदन सर। जी विपुल जी, देखिए सुज़लॉन एक काउंटर है जहां पे काफी लोगों का इंटरेस्ट है, और रिटेल फैंसी काउंटर भी है, बट पिछले लगभग आप देखोगे 6-7 महीने में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मेजर मोमेंटम मई मंथ में मिला था, जब 50 से लेके 75 रुपए तक का मूवमेंट आया, और वो भी वापस धीरे धीरे गिरता हुआ 1950 लेवल के आ गया। तो दो चीज है, एक तो ये है कि 50 के आसपास लास्ट टाइम एक बड़ी रिकवरी हुई थी जो इसको 74-75 तक लेके गई, तो एक मीनिंगफुल सपोर्ट जोन के आसपास काउंटर आया है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, इसके लिए बार्गेन बाइंग होगी। बट ट्रेंड है वो मिक्स है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अभी कुछ वीक से सप्लाई आ रही है, तो एक मिक्स बायस के साथ कामकाज करने की सलाह रखेंगे। देखिए जो सोलर जो थीम है इंडिया के लिए वो ट्रेंडिंग है, और काफी सोलर रिलेटेड कंपनीज फोकस कर रही है, इसके लिए सुज़लॉन जैसे काउंटर है उसमें अट्रैक्शन बना है, बट मोमेंटम उसी हिसाब से रहेगा, आपको अपने पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से करनी चाहिए। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 50 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 60 के टारगेट के लिए। इमीडिएट बेसिस पे बात करते हैं तो 52 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट है, ऊपर में एक बार 56 रुपए तक के टारगेट के लिए। 56 रुपए तक के टारगेट हैं। ये बात हो गई सुज़लॉन को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं अब जो है अंबाला जी के पास। और अंबाला मैम, आज के जो तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसमें एक शेयर जिस पे लगातार आपसे बातचीत तो हो रही है वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में देखिए, और ये अभी जो चंदन सर जिस बात का जिक्र, अच्छा आप तो थी वहाँ पर, जो हम लोग बात कर रहे थे कमोडिटी वर्सेस इक्विटी को लेकर के, और कॉपर की तेज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि जो है हिंदुस्तान कॉपर में तेज़ी है। हालांकि अब काफ़ी लोग डर रहे हैं यहाँ पे बाय कॉल देने में, लेकिन 7% की तेज़ी, तो मतलब अब क्या ही कहा जाए। 464। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? काफी लोग डर रहे हैं, तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि आप नहीं डरे। आपने पिछले लगातार सेशंस में आपने बोला है कि खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बताइए। ऑलराइट, ठीक है। जस्ट टू मेक दिस इन अ लाइटर नोट, बट देखिए ये जो मेटल्स की जो ये पहली बात तो कंपनी बहुत कम है, तो जो
रिक्वायरमेंट आ रही है। बहुत इक्विटीज में, कैश मार्केट में ऐसी बहुत ज्यादा कंपनी है नहीं जिनके ऊपर आप बेट लगा सके। तो फोकस है कमोडिटी मार्केट में, जो डिमांड है वो इंक्रीज रहेगी अभी भी। पूरे एक साल का नजरिया अगर मैं देखूं तो यस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी, मेटल्स ऑन द कमोडिटी साइड में मेटल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इक्विटी में क्या परफॉर्म करेगा? जो कंपनीज उस सेक्टर में काम करती है। इसीलिए ये मजबूती आगे पूरे एक साल तक, इनफैक्ट 1.5 साल तक बनी रहने वाली है विपुल जी। नाउ व्हेन टू बाय, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कब खरीदे फिर। तो आप ये समझे कि अब जब आप खरीद रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? आप रैली में थोड़े पीछे हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन यहां पर अब आपका एक्सपोजर जो है वो आधा होना चाहिए, रादर कि आप कि आप पूरे, क्योंकि मूवमेंट आपको उतना ही मिलने वाला है। यहां से हो सकता है कि 460, मैंने कल बोला, लास्ट सेशन में बोला भी था कि 460 के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो, और वो कूल ऑफ इसमें छोटा नहीं होगा, 10 से 15% के कूल ऑफ वाले स्टॉक से है। तो उस कूल ऑफ को आपको हैंडल ऐसे करना पड़ेगा कि आप उसमें थोड़ा बहुत पार्ट्स में एडिशन कर सके। सो इफ यू वांट टू एंटर नाउ, इट इज लेट, यू कैन, बट क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल की थीम है ये, जिसमें कि पैसा मार्केट में बन के मुझे लगता है कि अभी भी रहेगा। बट हाउ टू ट्रीट इट, 50% के हिसाब से आप आइए कि, और हर 10 से 15% पर थोड़ा थोड़ा इंड्यूस करो, ताकि आपका एक एवरेज प्राइस बेटर बन जाए, क्योंकि आप लेट हैं। और यही स्ट्रैटेजी है जो आप एवरेज प्राइस को बेटर कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं। और एवरेजिंग इस सेक्टर में, इस स्टॉक्स में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चलने के लिए बहुत मजबूत लग रहे हैं मुझे, और पूरा 1-1.5 साल का थीम है। इट विल परफॉर्म, दैट्स माय व्यू। तो आप उस हिसाब से इनमें प्लानिंग कर सकते हैं। पूरा पैसा अभी मत लगाओ, दैट्स द ओपिनियन नाउ, क्योंकि अच्छा खासा चले हैं। मैं अच्छा खासा बोल रही हूँ, फिर भी मैं एक बार बोलना चाहती हूँ, अगस्त मंथ पे जब पहली बार इस पे, अगस्त सितंबर में जब पहली बार इसमें अपडेट दिया था, तो उस समय ये स्टॉक कहीं 200-250 के आसपास की रेंज थे, 200-250 इस तरह के। अभी 100% का रिटर्न है। तो आप किसी का बोलते हैं ना, आप किसी के लिए एग्जिट मत बनो, आप अपने आप को बचाते हुए काम करो। ठीक। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर के बाद हिंदुस्तान जिंक भी आ जाते हैं। ये भी लगातार जो है चांदी, सोने चांदी की तेज़ी में जो है लगातार शानदार तेज़ी जहाँ पर जिंक में देखने को मिल रही है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। सर, चांदी की तेज़ी भी लोगों को अब समझ में नहीं आ रही, और कितना भागेगा चांदी। लेकिन क्या करना चाहिए सर हिंदुस्तान जिंक में, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। क्या इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करना चाहिए 640 के आसपास? पीछे 5 दिनों में 10% की रैली, एक महीने के अंदर 36% भाग चुका है शेयर। तो सर अभी क्या करें? नए 52 वीक हाइज जो है वो लगातार बन रहे हैं। बिल्कुल विपुल जी, देखिए हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे काउंटर पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रहे हैं, और इनफैक्ट हमारा पिछले काफी क्वार्टर से मानना है कि कॉपर है वो बेटर करेगा, सिल्वर गोल्ड से बेटर करेगा। सो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना, और उनको प्ले करने का इक्विटी में यही तरीका है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे काउंटर के साथ में आप पार्टिसिपेट करें। और पिछले लगभग 2 महीने से हम लगातार हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया में भी काफी कंटेंट इस चीज पे बनाया इंस्टा में कि हिंदुस्तान जिंक और कॉपर ही हमारे इक्विटी की गोल्ड एंड सिल्वर है। सो आई थिंक काफी लोग उसमें बेनिफिट उठाए, और अभी भी कन्विक्शन हमारा इंटेक्ट है। तो हिंदुस्तान जिंक की यदि आप बात करें तो मेजर पिछला जो 3 वीक का ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। हालांकि पिछले 3 सप्ताह में 480 से लेके 640 तक का मूवमेंट आ चुका है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन अभी भी रहेगा, बट इतना चलने के बाद फ्रेश एंट्री इस लेवल पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यही सलाह रहेगी, कोई भी डिक्लाइन आए छोटा मोटा, उसको खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। 620 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट से ऊपर में 665 680 तक के टारगेट बनने चाहिए। आपने यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की बात की, जहां पे हम बहुत पॉजिटिव है, लगातार पिछले 5-6 वीक से हमारा पॉजिटिव रेडार पे है। पिछले 3-4 महीने में लगातार इसमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इतना चल चुका है, बट फिर भी हमारे पोजिशनल 500 रुपए के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट है। तो आई थिंक आपको इस थीम पे फोकस करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, यदि आप सीजनलिटी कॉन्सेप्ट पे जाए तो दिसंबर के महीने में मेटल इंडेक्स परफॉर्म करता है, और पिछले 10 दिसंबर यानी 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में 8 बार ऐसा हुआ है। और उस थीम के चलते भी हम सीजनलिटी थ्योरी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द मेटल, कॉपर, जिंक रिलेटेड काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है। तो जिनके पास है वो ट्रेलिंग सपोर्ट बना के कंटिन्यू रखें, जिनको नया लेना है वो हल्का फुल्का डिप में ले, ताकि आपका रिस्क ओवर रेशियो थोड़ा सा मैच हो जाए। ये बात हिंदुस्तान कॉपर में अभी भी दम दिखाई दे रहा है। चंदन सर को, अच्छा चंदन सर, आपने पूरे मेटल पैक को लेकर के भी एक टिप्पणी की। मेरा आपसे सवाल है कि अभी मेटल में
कॉपर और जिंक को अगर छोड़ दें, जहाँ पर काफ़ी रैली आ चुकी है, कोई और मेटल अच्छा लग रहा है सर? नाल्को, सेल, हिंडाल्को, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दी अभी अगर हम मौजूदा करंट लेवल पे? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा हो, उम्मीदें भी हो चलने की, तो मेटल में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? बिल्कुल, देखिए मेटल इंडेक्स की हमने रिलेटिव रोटेशन ग्राफ पे वर्क किया और रिलेटिव रोटेशन ग्राफ में सारे के सारे मेटल काउंटर लीडिंग क्वाड्रेंट में है। यानी कि स्टील अथॉरिटी एक ऐसा काउंटर है जो वीकनिंग क्वाड्रेंट में है, जिसमें स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम मिसिंग है। बाकी सारे के सारे मेटल काउंटर में स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों है। तो सीजनलिटी फेवर कर रहा है, प्रीशियस मेटल की रैली यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा आप देखोगे यूएसडी आईएनआर के प्राइस भी है, वो कहीं ना कहीं प्रीशियस मेटल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते सारे के सारे मेटल काउंटर में पॉजिटिव व्यू है। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक की बात की, बट नेशनल एल्यूमिनियम पे मैं फोकस करना चाहूंगा। इस लेवल पे भी कन्विक्शन है। हायर टॉप्स हायर बॉटम के जो फॉर्मेशन है वो इंटेक्ट है। मंथली चार्ट पे आप देखें तो लगातार पिछले 4 महीने में एक रैली एक्सटेंड हुई है, 180 से 300 का मूवमेंट आया, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी दिख रहा है। और आप देखोगे अब तो हम रोल ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें रोल ओवर कंपैरेटिवली डिसेंट है, रोल कॉस्ट भी बेटर है, और जो लॉन्ग्स का एडिशन है वो लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में कैरी भी हो रहा है डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से। सो नेशनल एल्यूमिनियम एक काउंटर है मेटल पैक में जहां पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। 290 के सपोर्ट से 315 323 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा आप वेदांता जैसे काउंटर पे फोकस कर सकते हो जहां पे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। वेदांता हालांकि स्ट्रेच हुआ है मोमेंटम, बट अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है। 580 के सपोर्ट से अभी भी 625 640 तक के टारगेट बनेंगे। तो नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, ये कुछ काउंटर है जहां पे हमारा सर नाल्को में आपने जो है एक बार, क्योंकि उस समय थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स हमारे थोड़े गड़बड़ हो गए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। 310 323 ये दो टारगेट बताए सर। बिल्कुल, 290 के सपोर्ट से इमीडिएट में 310 और वैसे 323 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए जी। 290 का स्टॉप लॉस, 310 323 ये दो टारगेट यहाँ पर नाल्को के अंदर निकल के आ रहे हैं। मेटल की रैली को जो है अगर प्ले करना है तो एक तो प्लेयर हो गया नाल्को, जहाँ पे अभी तक उस तरह की तेजी नहीं है जितनी कॉपर और जिंक में आई है। दूसरा काउंटर जो है यहाँ पर निकल के आया वेदांता। वेदांता का स्टॉप लॉस टारगेट सर एक बार अगर आप बता सकें तो। जी बिल्कुल, देखिए वेदांता की बात करें तो वेदांता में ट्रेंड इंटेक्ट है, पॉजिटिव स्टेंस बना हुआ है। हम इमीडिएट बेसिस पे 580 के सपोर्ट की बात कर रहे हैं। 580 के सपोर्ट्स यहाँ पे खरीदे। 2-3 टारगेट ऊपर में रहेंगे 620 से लेके 635 की तरफ। 620 के टारगेट के लिए ना सर? या 620 और 635। 620 635 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, 620 635। और स्टॉप लॉस क्या रखें सर यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 580 के आसपास। 580 के आसपास। चलिए, तो ये जो दो नए मेटल काउंटर हैं इन पर भी नजर रखिए। नाल्को में 310 323 का टारगेट, यहाँ पर स्टॉप लॉस 290, 290 रुपये का एक यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इस पर आप ध्यान रखें। 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये मोमेंटम अभी जो है और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वेदांता में भी 600 620 635 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। 580 के टारगेट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रखने चाहिए। तो चलिए, ये दो काउंटर और जो है आपके पोर्टफोलियो में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हो गई। और अब जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं अंबाला मैम के पास। और अंबाला मैम, ये जो है वोडाफोन पे आपकी राय क्या रहेगी? लगातार आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज हालांकि एक नेगेटिव खबर थी इस पर, लेकिन उसके बावजूद शेयर में जो है हम देख रहे हैं कि 12 रुपये 9 पैसे के आसपास गया, उसी के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट है। खबर जरा एक बार हम चाहें तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। मुंबई और बेंगलोर में 2 जीएसटी पेनल्टी के ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और करीब 83 करोड़ से ज़्यादा का टोटल फाइनेंशियल एक्सपोजर जो है वो जो है यहाँ पर तो 83 करोड़ रुपए के आसपास से ज़्यादा की टोटल फाइनेंशियल जो है यहाँ पर जो पेनाल्टी जो है लगाई गई है, इसके बारे में जानकारी दी गई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। हालांकि शेयर पे कोई खास अंतर नहीं, फर्क नहीं पड़ा है। 12 के ऊपर लगातार जो है बना हुआ है, और पिछले 6 महीने के अंदर 70% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। मैम, बहुत चर्चाओं में है, लगातार लोग जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या टिप्पणी रहेगी? ये न्यूज कुछ ऐसी सी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कंपनी का जो साइज है वो 1 लाख के पार वाला है, लगभग 1,30,00,000 करोड़ के
मार्केट साइज है, मार्केट कैपिटल है, तो उसके लिए इतना बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ये नहीं डालेगा। लेकिन टेक्निकली भी अगर आप इसको देखेंगे तो ओवर स्ट्रेच हुआ हो गया है। तो आप अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप सिर्फ न्यूज के भरोसे ही नहीं, आप यहाँ पर एक ये एस्पेक्ट्स में भी आप एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं कि अगर ये 11 रुपए 30 पैसे पर आ जाए तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तो 12 रुपए पर खरीदने वाले थोड़ा रुक सकते हैं, रुक जाइए, तो हो सकता है कि आपको 11 रुपए 30 पैसे के आसपास का भाव मिले, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग अगेन। और रही बात कि इसमें आगे के टारगेट्स क्या हैं, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पर एक अच्छे टारगेट की पॉसिबिलिटीज है। पूरा रैशनल डिटेल डिस्कशन में मैंने थोड़ा सा दिया था, दो टाइम कम था, बट स्टिल आई डिस्कस्ड अबाउट कि ये क्यों मुझे लगता है कि ये चल सकता है। तो उस चीज को अभी भी जो व्यू है वो इंटैक्टेड है। आपकी बाइंग बेटर बनाने की कोशिश करिए। 12 रुपए का प्राइस महंगा है, एंट्री वरना आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल वेट करिए एक बेटर प्राइस का। चलिए ठीक है, ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर निकल के आई है। इस बीच विमल सिंह रावल हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि दिल लगाने से अच्छा था, चंदन सर गौर कीजिएगा, दिल लगाने से अच्छा था पैसे जुए में हार जाते, दिल लगाने से अच्छा था पैसे जुए में हार जाते, कम से कम रात को हम चैन की नींद तो सो पाते। हमने जिसे खरीदा वो धड़ाम से नीचे गिर गया और जिसे बेचा वो रॉकेट बन के आसमान चीर गया। तो ये इनका दर्द है कि मतलब जो खरीदा वो नीचे गिर गया और जिसको बेचा वो रॉकेट बन के आसमान चीर गया। तो इस तरह की टिप्पणियां भी हमारे दर्शकों की तरफ से। मैं इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। इरशाद मैं भी जवाब दूंगी इसका। ओह बहुत शानदार जी, परचंदर सर जी। तो विपुल जी, इंपॉर्टेंट यह है कि आप दिल कहाँ लगाए और दिमाग कहाँ लगाए, क्योंकि बाजार में दिल के साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। और मैं तो बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे चार्ट की बात कर रहे हैं और चार्ट में जब आप देखते हो तो चार्ट खुद बोलता है और चार्ट कहता है मैं बेजुबान हूँ बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। तो तभी ट्रेड करें जब चार्ट में इस तरह की बहुत शानदार चंदर सर। क्या एक बार फिर से सर, क्या मैं बेजुबान हूँ क्या? चार्ट बोलता है मैं बेजुबान हूँ, यानी कि चार्ट बोल नहीं सकता। हाँ समझ गया जी जी। चार्ट बोलता है मैं बेजुबान हूँ बट बेजान नहीं, हर पल धड़कता रहता है कैंडल्स में। चार्ट बोलता है मैं बेजुबान हूँ बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। वाह। तो तभी ट्रेड करें जब इस तरह की मोहब्बत चार्ट में उतरे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा आपको सर। आपसे बेहतर शायर यहाँ बैठे हुए हैं। अंबाला में आप कुछ ऐड करना चाह रही थी जी? यस, 16 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर आपको सफोकेशन और पसीने की पाने की इच्छा हो, या 16 डिग्री के टेम्परेचर पर एसी में अगर आपको पसीने और सफोकेशन का वो जो एंथुसियाज्म है वो आपको एक्सपीरियंस करना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग। तो यही तभी होता है। मैं उतने शायराने अंदाज में तो नहीं बोल सकती, बट ट्रेडिंग इज दिस। अगर आपको बंद रूम में 16 डिग्री का टेम्परेचर में, मैं मेरा पसीने आने लगे तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग रूम में। वाह, बहुत शानदार, आप ट्रेडिंग में हैं। वाह वाह, बहुत शानदार मैम। ये जो जुगलबंदी है आप लोगों की ना, कमाल की है, बहुत शानदार। और जी, ये मैं अनुभव बता रही हूँ, मतलब इट्स नॉट, मतलब ये एक्सपीरियंस है। नहीं बिल्कुल जी जी बिल्कुल, अनुभव जो है आपका बहुत शानदार है मैम। और चलिए अगली कंपनी पे अब हम लेकर के आते हैं। दो काउंटर जो आज के गूगल ट्रेंड में अभी भी लगातार बने हुए हैं, एक है ग्रो और मीशो। ये मतलब चंदन सर आप कोई भी एक ले लीजिए इन दो में से, क्योंकि ये जब से लिस्ट हुए हैं उनमें हम देख रहे हैं कि गतिविधि लगातार बनी हुई है। हालांकि अब मीशो थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है एकदम से, लेकिन फिर भी ग्रो में हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है। आज भी 1% की तेजी है। मतलब लग रहा था कि शायद ये 120-30 पे आसपास आएगा तो बहुत लोग कहते हैं एंट्री लेना, लेकिन ये नीचे आने को भी तैयार नहीं है। क्या लग रहा है सर आपका? हालांकि चार्ट ज़्यादा अवेलेबल है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें जितने भी हैं। बिल्कुल, पिछले लगभग 27 दिन का डेटा है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं इंडिया की कैपिटल मार्केट थीम है वो लाजवाब है। अभी तक 23 करोड़ डीमेट अकाउंट है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ग्रो एक पॉजिटिव सेटअप दिखा रहा है। ओवरऑल आप देखें तो मेजर मोमेंटम यहाँ पे बना था 19 दिसंबर यानी कि लास्ट फ्राइडे, तब काउंटर ने 143 से लेके 163 तक का रनअप दिखाया। अभी 4 दिनों से हायर सपोर्ट से काउंटर होल्ड कर रहा है, तो पॉजिटिव बायस है। और हमारा मानना है जब तक 160 का लेवल होल्ड करता है, ऊपर में 175 और पोजिशनल बेसिस पे 188 तक के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, तो पॉजिटिव सेटअप है। बट जब हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो मेरा डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर रहेगा। नहीं बिल्कुल सर, और सर का डिस्क्लोजर जो है वो
जो है स्क्रीन पर अगर हो सके तो जब भी सर बोलें तो एक बीच बीच में दिखाते रहिए। हालांकि जब सर डिस्क्लोजर देंगे तभी हम स्क्रीन पर उसको दिखाएंगे, लेकिन अब समय थोड़ा कम बचा है तो उसको हम लेके आएंगे। लेकिन मैम आपसे मीशो पे जानना चाहेंगे, मीशो भी मतलब जो है झुकने को राजी नहीं है, जिस तरीके से ग्रो का मोमेंटम है वो मीशो में भी राजी है, जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ठीक है, लेकिन मीशो इज बेटर देन अगर आपको निचले के भाव पर मिले, नीचे स्तर पर मिले, 140 वगैरह आ जाए तो अच्छा है, लेकिन वेट तो करिए। नहीं आया तो सी सम टाइम इट्स लाइक ओके, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, जहां पर आपको अनसर्टेनिटी ज्यादा लग रही हो तो थोड़ा, मतलब मेरा ओपिनियन ऐसा है, मैं ग्रो को अगर मुझे दोनों में चूज करना है, लास्ट सेशन में भी यही बोला था, आई विल गो विद ग्रो। लेकिन मीशो में शायद मुझे उतना कॉन्फिडेंस वैल्यूएशन वाइज नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगी, मतलब आई वोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट माय डिसीजन कि अगर ये बेटर प्राइस पर मिलेगा तो ही हम इसको देखेंगे। मेरी साइड से इसमें बाइंग रेटिंग तभी आएगी, या फिर कुछ और अगर अगले कुछ सेशंस में मुझे कुछ बदलाव लगता है तो फिर देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई विल वेट फॉर अ बेटर बाइंग। चलिए ठीक है, ये बात हो गई मीशो को लेकर के, ग्रो को लेकर के। सर आज एक और शेयर जो कि काफ़ी ट्रेंड में है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया पे जब से इनकी सब्सिडरी को लिस्ट कराने की बात हुई है, ये गूगल के ट्रेंड पे जो है वो लगातार ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी है। शेयर के अगर भाव की बात करें तो ये आज 1% के आसपास की तेज़ी, 400 के ऊपर कैसा लग रहा है? क्या ये बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है ब्रेकआउट के? क्या करना चाहिए अभी सर? बिल्कुल ब्रेकआउट के दहलीज पे खड़ा है, और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से पीएसयू काउंटर्स में मोमेंटम है, लग रहा है कि यहाँ पे एक मूव बनना चाहिए। आप देखोगे कहीं ना कहीं रेलवे काउंटर, हाउसिंग काउंटर्स या इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, मेटल माइनिंग काउंटर चल रहा है, तो कोल इंडिया में भी मूवमेंट बनना चाहिए। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ लगभग यहाँ पे एक साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है। मल्टीपल आर्डर इसके लगभग 390, 395, 400 के आसपास होते थे, बट वहां पे अब पॉजिटिव सेटअप बन रहा है, और 3-4 दिन पहले बड़े वॉल्यूम देखने को मिले थे और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं। तो कोल इंडिया में मेरा मानना है ब्रेकआउट इंटेक्ट होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 397 के आसपास के सपोर्ट है, 420, 422 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। 420, 422 तक के टारगेट कोल इंडिया में अभी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर आपका जो हमने समय लिया था वो तो पूरा हो गया, दिल तो नहीं कर रहा आपको धन्यवाद करने का, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। जाते जाते कोई ट्रेड देना चाहें सर, अगर आप स्विंग का या कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया हमारे दर्शकों के लिए सर? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। तो अगेन मेरा फोकस मेटल माइनिंग और सेलेक्टिव जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी तरफ यहाँ पे रहेगा। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कुछ डिफेंस काउंटर पे, बीएल पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 395 के सपोर्ट से 425 तक के काउंटर बनने चाहिए। डिफेंस के साथ में शिपिंग काउंटर में बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक काउंटर जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी फेवरेबल है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको खरीदे। 220 का सपोर्ट है, ऊपर में 240 तक के लक्ष्य काउंटर साधता हुआ नजर आएगा। चले बीएल में 425, शिपिंग कॉर्पोरेशन में 240, ये दो काउंटर्स जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन आई है, तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार खरीदारी करके चल सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले हालांकि डिस्क्लोजर आपका हमने चला दिया था, लेकिन फिर भी अपने मुखार बिंदु से सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल, हमने जो स्टॉक डिस्कस किए हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट कैलकुलेटेड रिस्क रखे अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से बनाने पर ध्यान रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा बहुत समय मिले तो थोड़ा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर आते रहिए, ताकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार जो है वो दोनों तरफ से चलता रहे, तो आपकी तरफ से भी थोड़ा प्यार बरसता रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए तो इस सेगमेंट को अब समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक कोई काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं, अगर समय जितना हमारे पास, हालांकि समय बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज एक अच्छा जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं उसमें से एक सवाल ले लेते हैं दर्शकों की तरफ से, और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है अगर स्ट्रेटजी बनानी हो, मैम एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देख लीजिए कि क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, जरा बता ये तो दीजिए। मेरा पिक भी था, मैंने आपके ही शो में दिया था, चला नहीं था उस समय। यस, अच्छा हुआ ये आ गया, वरना आज नहीं तो कल मैं इस वक्त को वापस री एंट्री कभी ना कभी रिकमेंड करती थी। वाह, तो अभी करें क्या जी? जी एक सेकेंड, मेरा ध्यान था उस पर, मतलब आई वाज ट्रैकिंग इट, बट उससे पहले एक, ठीक है वो तो हम बाद में भी देख सकते हैं। चलिए जी जी जी।
ठीक है, ये अभी 95 के आसपास में है। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो देन डोंट अवॉइड दिस, दैट्स द स्टेटमेंट मुझे इसमें दिखती है। एंड यहाँ से इन्वेस्टर के लिए ही, आपके लिए ही, इसमें ट्रेड के मायने से मत आए तो बेहतर है। यहाँ पर आपको आराम से 95 का एक व्यू है, बड़े टारगेट्स आप लेकर के एक्सपेक्ट करो। इसमें कम से कम 110 रुपए का पहला टारगेट, विच इज अप्रोक्सीमेटली, मैं बड़े टारगेट जानबूझ के मैंने बोला है क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है, तो जिसमें कि आपका लगभग 110 पर क्लोज टू 14-15% का पहला गेन बनेगा आपका। सो इन माय ओपिनियन वन कैन ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस वन, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो, और एक अच्छे स्टॉक को सही समय पर, जहां पर सब कुछ बहुत कुछ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, न्यूज में है, बजी है, लेकिन फिर भी अगर आप टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, इन सबको एक साथ पिरोएंगे तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक लगेगा। इसका कारण एक और भी है, वो ये है कि अभी जो रेट कट हुए हैं, बैंकिंग के जो रेट कट्स हुए हैं, तो उससे रेपो में काफी डिस्काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोन्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। तो एनबीएफसीज को, जो भी कंपनीज इस तरह के रियल एस्टेट सेक्टर में एनबीएफसीज बन के काम कर रही है, उनके लिए फायदे का काम रहेगा ये। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आना चाहते हैं, आ सकते हैं। द ओनली कैच हियर इज कि आपको 90 रुपीज की एक एवरेजिंग करनी पड़ सकती है, तो आप उसके लिए तैयार हो तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। और ये मैम उस पर क्या बोला था आपने, ग्रो पे अभी क्या करें, खरीद सकते हैं, क्या बोला था आपने, मैं भूल गया। नहीं, आपने मुझे मीशो पूछा था। हाँ, तो आप ग्रो बता दीजिए और उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त, इस सेगमेंट की हो गई है समाप्ति, तो इस ग्रो पे एक बार कमेंट दोबारा कर दीजिए जी। ग्रो में 185 के टारगेट के साथ में 130 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ वेट किया जा सकता है। टारगेट से 185, 210, 240 खरीद सकते हैं, 130 रुपए का स्टॉप लॉस खरीद सकते हैं 130 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और ये सेगमेंट को करते हैं समाप्त, और ये 11:30 बजे तक हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं, अमित जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? बाजार की रंगत थोड़ी उड़ी उड़ी है, आपने मतलब कोट भी ऐसा डाल दिया, वो थोड़ा सा और लाल कर दे रहा है, तो मुझे तो उम्मीद थी कि आप थोड़ा सा हरा हरा पहन के आएंगे तो बाजार को थोड़ा सहारा मिलेगा। क्या टिप्पणी रहेगी सर मार्केट पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे ऐसा लगता है अभी 26,100 के आसपास चल रही है निफ्टी। एक आंकड़ा है सर, वो एक बार कट जाए तो एक तेजी ट्रिगर हो जाएगी। जब तक वो आंकड़ा नहीं कटता तब तक थोड़ी दुविधा है, और वो आंकड़ा है 26,230 का। 26,230 एक बार कट जाए तो फिर ये मंदी वाला बाजार, या फिर मंदी करने वालों को देव दिखना स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन उसको वो देव दिखने के लिए 26,230 के ऊपर निकलना पड़ेगा बाजार को। अभी बाजार मुझे बहुत ज्यादा गिरावट आ जाए ऐसा भी संभव, इसकी भी संभावना कम लग रही है, और बहुत बड़ी तेजी आ जाए इसकी भी संभावना कम लग रही है। 25,975 के नीचे की स्टेबिलिटी थोड़ा खतरे का निशान बन सकती है। 26,230 के ऊपर की तेजी बाजार में हरे नीले नए आसमान में लेके जाने के लिए मदद कर सकती है। तो ओवरऑल सर अभी साइडवेज बाजार एक्सपेक्टेड है, अनलेस ये दोनों लेवल न कट जाएं। चलिए, अनलेस ये दोनों लेवल कट ना जाए। चलिए, अब समय की थोड़ी सी कमी है, और फटाफट जो है अगले जो है हम सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, और वो सेगमेंट है रेलवे और डिफेंस। क्या शानदार रैली है रेलवे डिफेंस को लेकर, बहुत सारे सवाल हैं, समय की कमी है, लोग फटाफट जो है आगाज़ करते हैं, एक एक करके जो है तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे सर। और ये अमित सर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अंबाला जी भी मौजूद हैं, नियमित हमारे गेस्ट हैं। ये जब रैली नहीं थी तब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और अब ये तूफ़ानी रैली जो है वो बाज़ार में लोगों को दिखाई दे रही है। शुरुआत करेंगे, आप लोगों में से कोई भी शुरू करते, अक्कड़ बक्कड़ कर ले या तो चलिए ठीक है, चलिए अंबाला जी से शुरू कर लेते हैं। अंबाला मैम, आरबीएनएल के साथ शुरुआत कीजिए। 12% अब ऊपर, मतलब ये मतलब क्या रैली रही है। बहुत लोगों के मतलब पाप कट गए बेचारे, बहुत लोग हमारे परेशान थे काफ़ी लंबे समय से, रेलवे चलेगा कि नहीं चलेगा, और हर बार हम भरोसा दिला रहे थे बजट एक और इवेंट है, हो जाने दीजिए तब बेचिएगा। और अब लोगों को अगर भाव नहीं भी आए होंगे, कम से कम लॉस काफ़ी रिकवर हुआ होगा लोअर लेवल से। आपका फर्स्ट कमेंट, आरबीएनएल से शुरू करते हैं। मेरा आरबीएनएल में 390 का टारगेट हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला। और मेरी स्क्रीन पर आपने आरबीएनएल पूछा भी, अब मैं स्क्रीन दिखा सकूं तो मैं बोलूं कि आरबीएनएल देखिए मेरी स्क्रीन पर वही लगा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला कि मौका मुझे दे। आरबीएनएल कल भी, पिछले सेशन में 3-4 दिन जब भी मुझे मौका मिला, मैंने बार बार बोला कि खरीदिए, इसमें मौका है। 12 से 25% की अपसाइड की मूवमेंट पोटेंशियल है, वो स्टेटमेंट था मेरा जो 3-4 बार अलग अलग स्टॉक्स पे बोला। आरबीएनएल अभी 12% पर है, सो इट्स अ फर्स्ट टारगेट। अगर आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में उतने ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रख के
अगर आप इसमें बने रहना चाहें तो मैं एक लेवल जरूर सुझाना चाहूंगी ट्रेलिंग के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव है। आप चाहे उसको जो मैं लेवल बता रही हूँ आप इसको ट्रेलिंग भी समझ सकते हैं या फिर आप इसको स्टॉप लॉस भी समझ सकते हैं, नए बायर अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो, विच इज 345। आरबीएनएल को इसके नीचे नहीं होल्ड करना चाहिए। ये एक ब्रेक और मेक लेवल है और जो अपसाइड की मूवमेंट इसमें बनी रहनी चाहिए उसके लिए इट्स अ क्रूशियल सपोर्ट रेंज। ये ब्रीच होगा इसका मतलब वापस से गिरावट वगैरह सेशन शुरू होगा, बट 345 इज द स्टॉप लॉस जिसके साथ आप इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 12% जिन्होंने पिछले सेशंस में भी बाय किया है, चाहे 340, 50, 60 जहां भी आपने बाय लिया, 12% अभी चल रहा है। फर्स्ट टारगेट है 390। इट्स योर विश इफ यू वांट टू मेक अ कॉल टू बुक और नॉट। नहीं, आपने कहा अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ 344 के। मेरा सवाल ये है, अभी भी बाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि अब बहुत लोगों को लग रहा होगा यार मिस कर दी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। क्या रेल निकल चुकी है रेलवे की या अभी भी पकड़ी जा सकती है? सवाल ये है। 12 से 25% की अपसाइड थी, 12 आज हो गई तो निकली तो नहीं है, बट स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? बाद में आके आप मुझे बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं था, मैं बता रही हूँ अभी भी इसमें पोटेंशियल मुझे अभी भी लग रही है। मेरे लिए ये स्टॉक 1 साल के नजरिए तक चलने लायक है मेरे लिए, तो मतलब मैं तो इसमें वो चेक देख पा रही हूँ। बट आप एंट्री कहां पर कर रहे हैं तो आपके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस अभी उनके जैसा नहीं हो सकता जिन्होंने 300 पे 310 पे बाय लिया है ना। तो वो चीज आप समझ के पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज अभी भी यहाँ से एक और अपसाइड का मूवमेंट आरबीएनएल अगर मैं देखूं तो 430 425 रेंज जो है इज द फर्स्ट टारगेट। वन कैन वेट फॉर दैट एंड आराम से अगर आप सेकंड टारगेट इसके जो आज एंट्री बना रहे हैं, अगर आप थर्ड टारगेट का वेट करना चाहें क्लोज टू 490, वन कैन वेट फॉर दैट आल्सो। बट एंट्री लेना थोड़ा सा संभल के है इस बार। चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी रफ्तार हम अपनी तेज करेंगे इस सेगमेंट की और फटाफट जो है स्टॉप लॉस टारगेट पे बातचीत करेंगे। अगला काउंटर है आईआरएफसी। सर 8.5% से ज़्यादा की तेजी। एक मैं चाहूँगा एक विंडो 20-30 सेकंड के आप भी लीजिए सर। रेलवे को लेकर के आपका व्यू क्या है अभी, और इस रफ्तार में क्या ट्रेन में सवारी करनी चाहिए या जिनके पास है वही होल्ड करें खाली? आपकी टिप्पणी आईआरएफसी के साथ साथ। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब 3-4% का और पावर बचा हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एकदम लॉन्ग टर्म की नहीं। कि जो लोगों ने छोटी अवधि के लिए लास्ट शो में भी अपन ने बीटीएसटी और रेलवे में पोटेंशियल बताए थे, तो अभी मुझे ऐसा लगता है रेलवे अगर ओवरऑल सेक्टर देखे तो यहाँ से 3-4% आसानी से इमीडिएटली बढ़ सकता है। लॉन्गर टर्म का बात अलग है, लेकिन अभी जिन्होंने लोअर लेवल पे लास्ट शो को देखकर या फिर कुछ पिछले सेशंस को देखकर बाय किया हुआ है, तो यहाँ से 3-4% और ऊपर आए तो ले लेना चाहिए प्रॉफिट। 136 से 143 के जोन पर इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है अगर जिन्होंने शॉर्ट अवधि के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि ये डेली चार्ट फ्रेम में भी देखते हैं तो एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है बाजार एक्सटेंडेड रैली ना दिखा के एक्यूमुलेशन जोन पर जाए, तो जिस किसी के पास भी है वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करे 135-140 के बीच में। 135-140 के बीच में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। आईआरएफसी के बाद एक काउंटर है रेलटेल। रेलटेल पे आज खबर भी थी, जरा स्क्रीन पर अगर हो तो लेकर के आ जाइए। और आज शेयर में भी अच्छा मोमेंटम है, ये भी 8% ऊपर। मतलब आज तो मतलब ऐसा लग रहा है लॉटरी, मतलब आज ही सारी ट्रेनें निकलेंगी। क्या करना चाहिए मैम? आज इनको एक ऑर्डर की भी खबर निकल करके आई है और उसके चलते मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा अभी रेलटेल को लेकर के? 386-87 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जी रेलटेल के साथ प्लीज याद दिलाइए एनबीसीसी, वो स्टॉक रिकमेंड थी, फर्स्ट टारगेट हुआ 120 का अभी। रेलटेल अभी 385 पर है। सुबह आप कहीं पे आपने एक वर्ड बोला था कि बेटर रिस्क रिवॉर्ड कहां पर बन सकता है, यहाँ बन सकता है। तो ये एक ऐसा काउंटर लग रहा है जहां पर अभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, सो वन कैन ट्राई फॉर दिस। 385 के आसपास में है। यस चला अच्छा है, 317 315 से अच्छा चला, बट अभी भी जगह है। तो अगर आप एक टारगेट सोच रहे हैं कि कहां तक जा सकता है, सो अभी आने वालों के लिए पहला ही टारगेट यहाँ पर 420 का बन रहा है लगभग, और सेकंड टारगेट आपको अब सीधा स्ट्रेच ले सकते हैं इसमें 500 का, सो पॉसिबल है। एंट्री बनाने के लिए भी जगह है, महंगा नहीं लग रहा उतना जितने की आरबीएनएल वगैरह अभी लग रहे हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो 330 का 330 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके टारगेट थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। 430 रुपए का पहला टारगेट एंड 500 का दूसरा टारगेट के लिए आप इसको चेस कर सकते हैं। 386 के आसपास अभी चल रहा है। फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर आपके लिए ये टारगेट स्टॉप लॉस बताया आपने ना? जी
ठीक है, तो ये आपको कोई रेलवे में अगर वाकई में सफ़र करना तो यहाँ पे अभी रफ्तार कम हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सवारी कर सकते हैं। टीटागढ़ अगला शेयर लेकर के आते हैं अमित जी के लिए। और अमित सर बताइए ज़रा क्या करना चाहिए। ये 4-5% ऊपर ये शेयर भी जो है ट्रेड करता हुआ पिछले 3-4 दिन में 15% रैली रही है। IRFC में आपने कहा 3-4 रुपये का ही अप मूव बाकी है, तो वहाँ तो फ्रेश एंट्री ले नहीं सकते, यहाँ पर ले सकते हैं क्या? सर टीटागढ़ ये सारे रेलवे स्टॉक्स में सर अभी दो ही ऑप्शन है, या फिर 2-4 दिन देखना चाहिए इसको कि एक्सटेंडेड रैली कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। यहाँ से सस्ता मिलने की उम्मीद ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो अभी सर देखिए, अभी 897 के आसपास का भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है 775 के नीचे का, और पोटेंशियल टारगेट आते हैं 1020 और 1040 तक के मैक्सिमम। तो अभी यहाँ से 150 पॉइंट का रिस्क और 120-130 पॉइंट के पोटेंशियल टारगेट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रैशनल इन्वेस्टर यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं करेगा। जिसके पास लिया हुआ है माल वो और एक्सटेंडेड रैली के लिए वेट कर सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री में रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाएगा। तो अभी टीटागढ़ में सर जिस किसी के पास है वो वेट कर सकता है। 1938 रुपए पहला टारगेट है, 1020 दूसरा टारगेट है, 1040 के बाद फ्रेश हरे नीले नए आसमान के लिए बाजार रेडी होगा, तब हो सकता है हम 1400-1500 रुपए के रेट देखें। लेकिन यहाँ अगर लेना भी है, देखिए सर अभी तो मुझे भी नहीं पता कि एक्सटेंडेड रैली या फिर एक्सपांशन मोड पे जाएंगे क्या चार्ट्स, लेकिन हाँ अगर किसी को रेलवे में एंट्री करनी है तो सेग्रीगेटेड वे में करनी चाहिए। यहाँ से आप कुछ अपने 10 मान लीजिए 100 रुपए किसी को इन्वेस्ट करने रेलवे में, तो 10 रुपए यहाँ पर करे, और थोड़ा 2-3% का फॉल आए तो 10 रुपए करे, 2-3% का फॉल आए तो 10 रुपए करे, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी हो जाए और फिर एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप होल्ड कर पाए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जो है अब बात अगला काउंटर है मैम के लिए इरकॉन। मैम इरकॉन देख लीजिए जरा फटाफट कि अभी क्या करना चाहिए। सर तब तक आप टेक्स्ट में को रेल देख लीजिएगा क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर डिफेंस पे बात करेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा मामला जो है रहता है। तो मैम पहले आपकी टिप्पणी जी। इरकॉन। हाँ जी, इरकॉन इंटरनेशनल जी। ओके 185 टारगेट था विपुल जी, लास्ट सेशन में दिए थे, लास्ट टू लास्ट सेशन में भी दिए, 2 सेशंस में, तो टारगेट हिट हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी कि अभी आप चाहे कंफर्टेबली एक प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, और या फिर आज अगर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे 15-18% जो भी मिल रहा है, तो फिर अगले 3 महीने हाथ नहीं लगाना। दैट्स द स्ट्रैटेजी। और रही बात फ्रेश बाइंग के लिए अभी व्यू नहीं है। आपको फ्रेश बाइंग के लिए 172 के आसपास, 170 के आसपास ये फिर से मिल सकता है। तो जो है वो कंटिन्यू होल्ड करो, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा डिप में खरीदने की कोशिश करिए, और सेकंड थर्ड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 185 वाज द फर्स्ट टारगेट जो अभी हिट हुआ है आज। तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भुनाइए, थोड़ा भुनाइए प्रॉफिट भुनाइए। ठीक है। सर टैक्स मैको रेल कोई यहाँ पर कोई संभावनाएं, या फिर जिनके पास है उनके लिए कोई राय? यस सर। जी सर। ये इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 147 के आसपास, 147 और 154 के आसपास तगड़े रेजिस्टेंस जोन है। मुझे ऐसा लगता है जिस किसी के पास भी एक बार मुनाफा लेना चाहिए। 148 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, 3 से 4 दिन अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो एक्सपांशन और एक्सटेंडेड रैली दिखाएगा। लेकिन एक बार अगर किसी के पास है तो अपने प्रॉफिट को ले ले, और अगर नहीं लेना चाहता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 129 के आसपास रख ले, और 129 के स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर होल्ड करे। ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो 140, 155 और 170 तक भी बढ़ सकता है, तो लेकिन 129 का ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी की अगली थीम इसी के अंदर जो है डिफेंस पे भी हमने बोला था। डिफेंस पे ग्राफिक्स होंगे, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए सर। यहाँ पर एक खबर निकल करके आई है और इस सेगमेंट को भी थोड़ा सा रफ्तार के साथ खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको बता दें कि 2025 की आखिरी DSC मीटिंग से पहले डिफेंस शेयरों में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दरअसल आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो है वो बैठक हो रही है, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सेना के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। अभी के लिए क्या जो है एक्विजिशन होने हैं, इसको लेकर के बातचीत होगी। कई सारे अप्रूवल्स मिल सकते हैं। करीब 60 से 80 हज़ार करोड़ के रक्षा खरीद के सौदों को मंजूरी यहाँ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आज करीब 4-5 बजे के आसपास ये बैठक होनी है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट बंद होने के बाद इस पर क्या कुछ फैसला हुआ इस पर अपडेट आएगी। लेकिन उससे पहले ही डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। STAMK-2 Air-2 मिसाइल के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। तो कई सारी जो रक्षा क्षेत्र के जो नुमाइंदे होंगे लोग, वो अपनी अपनी डिमांड्स रखेंगे। कितनों का अप्रूवल मिलता है, किस तरह के अप्रूवल मिलते हैं, और इसका सीधा फायदा जो डिफेंस कंपनियां होंगी उनको मिलेगा। आप देख सकते हैं BEL, BDL, मझगांव, इन सब में अच्छा मोमेंटम है। लेकिन मैम आपके हिसाब से शुरुआत करना चाहेंगे BEL के साथ। बताइए क्या करना चाहिए। अभी 404 के आसपास चल रहा है, क्या टारगेट रहेंगे? और BDL सर आप तैयार रखिएगा। भारत डायनेमिक्स। यस सर, यस मैम। आपने जो BL दिया ना, हाँ जी, BEL, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी जी। हाँ जी, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 405 के आसपास है। यहाँ पर आप टारगेट एक्सपेक्टेंसी मिनिमम 425 और फिर लगभग 470 का रख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग करें कि नहीं करें, कर सकते हैं। एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी 390 पर, उसकी तैयारी रखिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 375। ठीक है सर, BDL भारत डायनेमिक्स आपकी टिप्पणी। सर लास्ट शो में कहा था कि 1433 रुपए के आसपास चल रहा था, कहा था कि इसके टारगेट पोटेंशियल 1525 रुपए के हैं, वो ऑलमोस्ट आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सटेंड कर सकता है 1580 रुपए और 1620 रुपए तक। 1620 रुपए के बाद फ्रेश तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनाएगा। अगर किसी के पास लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, तो अपने स्टॉप लॉस को 1350 रुपए के आसपास का मेंटेन रखे और पोजीशन में बना रहे। मैम HL क्या करना चाहिए HL को लेकर के? HL ठीक है, मतलब मैं फिर से वो चीज याद दिला रही हूँ, डिस्क्लोजर एक ही यूनिट है मेरे पास में इसका, जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस। तो मैं आई एम नॉट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टेड इन दिस, बस मैं इसको ट्रैक करने के लिए मैं इसको, मेरे पास में ये है। दो आई वांटेड टू बाय इट एट 3700, लेकिन आया नहीं। अभी का आउटलुक ये है कि अगर हम इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि जब भी इस तरह की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आती है, कैपेक्स आते हैं, तो वो एक लंबी अवधि के हिसाब से आते हैं। प्राइस पहले रिएक्ट करता है, तो दैट रिएक्शन इज सीन द प्राइस। आप उसके हिसाब से उस फ्लो में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। 4460 का प्राइस है अभी, फ्रेश एंट्री के लिए ओके है। नॉट बिग, नो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रही बात टारगेट, तो 4750 should be the first target that we can expect, and लगभग 5300 is the second target that one can wait for। और स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है 44 अभी जो खरीद रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 2450 का, विच इज मोर देन इनफ फॉर टू कैच दिस ट्रेंड। अगर ये स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो तो दोबारा हाथ फिलहाल ना डालें जब तक दोबारा इसके ऊपर कोई फ्रेश डिस्कशन ना हो। चलिए, ये बात जो है वो HL को लेकर निकल के आई है। अब जरा शिपिंग स्टॉक, शिपिंग डिफेंस पे भी नजर रखते हैं। सर जरा कोचिंग शिपयार्ड पे मैं आ रहा हूँ मैम। हाँ क्या कुछ कह रही मैम? आइडिया फोर्ज एक स्टॉक है। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आखिर में आपसे जो है ना आपके फेवरेट काउंटर पे बात कर लेता हूँ। कोचिंग शिपयार्ड जो है सर, आप देखिए जरा कैसा लग रहा है। और मैम मझगांव आप निकाल के रखिएगा, और शिपिंग डिफेंस और डिफेंस में अपने फेवरेट काउंटर्स भी अगर हो सकें तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकती हैं। पहले सर से जरा कोचिंग शिपयार्ड पर रिव्यू लेते हैं। सर कोचिन शिपयार्ड अभी 1480 रुपए के आसपास ट्रेड कराकर जबरदस्त पूरा मंथ का जो भी फॉल था, जो वीकनेस थी, उसको रिकवर कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा हर्डल बाकी है 1760 रुपए का। एक बार अगर ये कट गया तो फिर 2300 के पार। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसमें तो इंतजार करना चाहिए। अगर ये वापस से 1600 रुपए के नीचे जाता है तो हो सकता है कि ये जो पैटर्न अभी इसने पूरा एग्जॉस्ट किया है, पूरे महीने के गिरावट को खत्म कर चुका है। 1600 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक 2300 रुपए के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस पे भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। अभी खरीदें तो क्या टारगेट बताया आपने? सर 2300 रुपए तक भाग सकता है। ये एक्सपेंशन मोड पे जाने की तैयारी कर रहा है। बस ये 1600 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक 2300 रुपए के लिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। चलिए, अपने पसंदीदा डिफेंस काउंटर, चाहे वो शिपिंग डिफेंस में हो, प्राइवेट में हो, PSU में हो, आप निकाल के रखिए सर। तब तक मैं अंबाला मैम से रिव्यू ले लेता हूँ। मझगांव डॉक पे आपका व्यू और साथ में आपके फेवरेट डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि समय अब हर्ष आ चुके हैं। अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमको अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। जी मैम। जी देखिए, मझगांव डॉकयार्ड अभी 2600 के पास में है और मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था, तो फॉर मी इट्स फर्स्ट टारगेट, बट आउटलुक स्टिल पॉजिटिव। कितनी पोटेंशियल अपसाइड के लिए और बचती है फॉर द सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ टारगेट्स, तो आराम से यहाँ पर 2750 का सेकंड एंड लगभग मुझे याद है 3100 समथिंग मैंने थर्ड टारगेट बोला था। तो फ्रेश बाइंग
5% से महंगी है, लेकिन जो बचे हुए टारगेट्स हैं, जो पोटेंशियल है वो अभी भी इंटैक्टेड है, तो आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बार थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए 2400। चलिए ठीक है। मैम कोई आपके फेवरेट काउंटर्स? मुझे आज के डेट में खरीदने लायक, अगर एक अच्छे मोमेंटम के हिसाब से मुझे आइडिया फोर्स ठीक ठाक लग रहा है। 485 पर है, 486 85 लाइक दैट कि आपको 490 के आसपास ही मिल रहा है, तो आप इसको लगभग मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं यहाँ पर 540, एंड देन दूसरा टारगेट आप आराम से 650 का, 650 का एक्सपेक्ट करेंगे, तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टॉक की पूरी चाल सब कुछ समझ के, जो सिनेरियोज बने उन सबको देख के। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डीप है, जो कि 425 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर ये हिट हो जाए तो दोबारा फिर फ्रेश बाइंग ना करें जब तक एक बार डिस्कशन ना कर लें। वैसे मैं बता दूंगी कभी इसमें लग रहा है कि दोबारा एंट्री बनेगा, बट फॉर नाउ इट्स वेरी लाइकली कि अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। ये अपना पारस नहीं खरीदेंगे आप जो आपके पास है? वो मेरे पास है ना, इसलिए नहीं, लोगों के लिए सर। नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। यस। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।